जय हिंद साथियों। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हम लोग शिक्षण विधियों की श्रृंखला में एक से एक शानदार प्रश्न हम लोग करते जा रहे हैं। अच्छे तरीके से हम लोग हर चीज को देख रहे हैं, हर बात को देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रत्येक टेस्ट पे, जैसे मैं हर बार बोलता भी हूँ कि प्रत्येक टेस्ट पे आप इतना कॉन्सेंट्रेशन रखें, हर प्रश्न के नेचर को आप गौर से देखें, उस बार विकल्पों को गौर से देखें, उस प्रश्न पे अपनी समझ बनाएं। मैं जो व्याख्या करता हूँ और उस व्याख्या के माध्यम से फिर हर प्रश्न आपके लिए बड़ा अद्भुत बनेगा। उसके चारों विकल्पों पे आपकी समझ बनेगी तो एक प्रश्न चार प्रश्न के बराबर बनेगा। जहां चर्चा होती है आवश्यक मैं वहां करता हूं। तो कुछ अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला में इस खंड में हम लोग किन प्रश्नों के साथ में है एक बार आप लोग देखेंगे। और पहला प्रश्न है, पर्यटन प्रावधि के विकास का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? और पर्यटन प्रावधि के विकास का श्रेय प्रोफेसर रेने, हेनरी जॉनसन, एडवर्ड आल्सन और गॉर्डन मेलविन। और आपको पता है प्रोफेसर रेने जो है प्रोफेसर रेने है जो पर्यटन विधि से संबंधित है। एक और नाम आता है पेस्ट्रोलॉजी का। ध्यान रखें, पेस्ट्रोलॉजी ने भी पर्यटन विधि पे अपना महत्वपूर्ण विचार दिया है। तो पेस्ट्रोलॉजी विकल्प में, लेकिन ये दोनों विकल्प में एक साथ नहीं होंगे। प्रोफेसर रेने है तो विकल्प में पेस्ट्रोलॉजी नहीं है। पेस्ट्रोलॉजी भी पर्यटन विधि से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न में इस विकल्प के साथ उत्तर आपका प्रोफेसर रेने है। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण का उद्देश्य है। टोली शिक्षण जिसे हम दल शिक्षण भी बोलते हैं, दल शिक्षण बोलते हैं, समूह शिक्षण बोलते हैं, टीम टीचिंग जिसे बोलते हैं ना। और आपको पता है कि ये टीम टीचिंग जो है, दल शिक्षण एक बहुत अच्छी प्रावधि है, एक नवाचार जिसे मानते हैं हम शिक्षण का। ये शिक्षण का एक ऐसा नवाचार है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक या विशेषज्ञ मिल करके किसी कंटेंट का बच्चों को शिक्षण कराते हैं। तो दो या दो से अधिक क्यों मिलकर के कराते हैं? क्योंकि वो जितने भी व्यक्ति होते हैं, दो है, तीन है, चार है, वो उस विषय वस्तु के अलग अलग खंडों के विशेषज्ञ होते हैं। मैं बहुत अच्छे से टीचिंग करा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए कि मैं प्रयोगशाला के प्रयोग अच्छे से नहीं करा सकता। मैं हो सकता है चित्र चार्ट मॉडल अच्छे से नहीं बना सकता। मैं हो सकता है आप बच्चों के लिए कुछ संदर्भ पुस्तकों की सलाह ज्यादा अच्छी नहीं दे सकता। तो क्यों ना मैं अपने साथ में पढ़ा अच्छा सकता हूँ, अपने साथ एक ऐसा साथी रखूं जो प्रैक्टिकल बहुत अच्छा करा सकता है, एक ऐसा साथी रखूं जो चित्र चार्ट मॉडल अच्छा बनवा सकता है, और हम सब मिलकर के बच्चों को पढ़ाए। ये कॉन्सेप्ट 1955 में पहली बार आया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में है, और वहां से ये कॉन्सेप्ट आया। और इस टीम टीचिंग को हमने पढ़ा है, मैंने विस्तार से इसको पढ़ा रखा है। तो का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षकों की योग्यता व दक्षता का सर्वोत्तम उपयोग करना। बिल्कुल जैसा मैंने अभी कहा कि दो या दो से अधिक शिक्षक या विशेषज्ञ होते हैं, उन सबकी योग्यता का मिलकर के उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों की रुचियों व क्षमताओं के अनुसार कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाना 100%। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको समझना है कंटेंट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका समझा हुआ है लेकिन वो प्रैक्टिकल प्रायोगिक कार्य अच्छे से समझना चाहते हैं। कुछ बच्चों को समझा हुआ भी है, प्रायोगिक कार्य भी अच्छे से आता है, लेकिन चित्र चार्ट मॉडल पे उनको समझ बनानी है, वहां पे जाके वो काम करना चाहते हैं। तो आप प्रत्येक बच्चे की रुचि क्षमताओं के अनुसार कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। इसमें अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो सभी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ये दल शिक्षण से जुड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न है और इसके तीनों विकल्प जो है वो दल शिक्षण की विशेषताओं को बताते हैं। अगला प्रश्न है, वह पद्धति जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने, विचारने और कार्य करने के अवसर देती है। दल शिक्षण, अभिक्रमित अन्वेषण, प्रोजेक्ट और पैनल चर्चा। आपको अच्छे से समझना होगा, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे नवाचार हैं, नवाचारी तरीके हैं, परंपरागत पद्धतियों से हटके हैं। तो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से, ध्यान रखो, पैनल चर्चा में एक पैनल समूह होता है, विशेषज्ञों का समूह होता है जो किसी विषय वस्तु पे चर्चा करता है। विद्यार्थी केवल श्रोता की भांति सुनते हैं और तथ्यों का संग्रहण करते हैं। दैट्स वाई विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, सोच विचारते नहीं है, पैनल का समूह जो होता है वो करता है। इसलिए ये विद्यार्थी की स्वतंत्रता से नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी सक्रिय रहता है, लेकिन वो अनुदेशन में, उस अभिक्रमित अनुदेशन में वो अनुक्रिया करता है जो उस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की डिमांड है, जो पहले से नियोजित है। ये भी अध्यापक केंद्रित माना जाता है, ये भी स्वतंत्र नहीं माना जाता। और दल शिक्षण में भी शिक्षकों का समूह कराता है। प्रोजेक्ट मेथड जो है, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में हमने कई बार पढ़ा, अलग अलग सवालों में हमने अलग अलग तरीके से देखा है। तो प्रोजेक्ट विधि जो होती है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने, विचारने और कार्य करने, ध्यान रखो कार्य भी करना है, और ये सब काम प्रोजेक्ट विधि में होते हैं। तो श्रेष्ठ विकल्प है प्रोजेक्ट विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का पद है?
वैज्ञानिक विधि, जो समस्या समाधान विधि के नाम से भी हम जानते हैं, समस्या कथन होते ही होता है संबंधित तथ्यों का, जो समस्या होती है उसके समाधान से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य उनका संग्रहण किया जाता है। तथ्यों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस बनती है, फिर परिकल्पनाओं का परीक्षण होता है, तब निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। ये तीनों पद वैज्ञानिक विधि के हैं, या समस्या समाधान विधि जिसे हम बोलते हैं। समस्या समाधान विधि को विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विधि के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे पद वैज्ञानिक विधि या समस्या समाधान विधि से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, अगर यही प्रश्न वैज्ञानिक विधि शब्द के स्थान पर अगर यही प्रश्न समस्या समाधान विधि होगा तो भी इसके यही पद होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि विज्ञान में, हाँ ये प्रश्न आ भी गया, समस्या समाधान विधि विज्ञान में जानी जाती है। समस्या विधि, योजना विधि, प्राविधि वैज्ञानिक विधि के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखेंगे ये दोनों विधि जो है, दोनों विधि एक ही होती है, इनके पद, इनकी प्रक्रिया एक ही होती है। समस्या समाधान विधि ही वास्तव में वैज्ञानिक विधि है। चलिए तो वैज्ञानिक विधि। चलिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूं या हर एंगल से बड़े इंपोर्टेंट है, ध्यान रखो। परीक्षा में ये प्रश्न जब जुड़ते हैं तो मैं सच बता रहा हूं आपको, ये सारी चीजें वहां कनेक्ट होने लगेंगी और ये सारे अभ्यास के सारे प्रश्न मिलकर के आपके बड़े अद्भुत बन जाएंगे। छात्र शिक्षक उपकरण को पुनः स्पष्ट करते हैं, जिसमें एक चुंबक के ऊपर एक स्ट्रिंग से छात्रों के लिए, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, शिक्षक उपकरण को पुनः स्पष्ट करते हैं जिसमें एक चुंबक के ऊपर एक स्ट्रिंग से लगा पेपर क्लिप लगाया जाता है। इस विधि को कहा जाता है जांच संकल्प, निर्देशित पूछताछ, ओपन पूछताछ, जांच के लिए निमंत्रण। ध्यान रखो ये सारे विकल्प जो हैं ये गलत है। निर्देशित पूछताछ विधि है ये। निर्देशित पूछताछ विधि क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लें, मैं इसको लिख देता हूं। निर्देशित पूछताछ विधि जो होती है, इसमें शिक्षक जो होता है, शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए बोलता है, पूछने के लिए कहता है, तथा प्रयोग करने में, अनुसंधान करने में ना, प्रयोग की जगह अनुसंधान करने में, तथा अनुसंधान करने के निर्देश देता है, तथा अनुसंधान के निर्देश देता है। विद्यार्थी पूरी प्रक्रिया में निर्देशित पूछताछ विधि होती है, जिससे विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने की वो रहती है। बच्चे कोई प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें प्रयोग कर रहे हैं, अध्यापक निर्देश देता है, उनसे ओपन प्रश्न पूछने के लिए बोलता है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे प्रश्नों का समाधान अध्यापक करता है, बच्चे अनुसंधान करते हैं। निर्देशित पूछताछ, ये जो प्रक्रिया है निर्देशित पूछताछ विधि की है। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है? छोटी कक्षाओं के लिए योजना विधि छोटी कक्षा के लिए उपयुक्त मानी नहीं जाती है। प्रयोगशाला विधि छोटी कक्षा के लिए उपयुक्त मानी नहीं जाती है। व्याख्यान विधि वैसे तो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि व्याख्यान विधि का जो आधार होता है वो बच्चों का पूर्व ज्ञान होता है, और छोटी कक्षाओं में बच्चों का पूर्व ज्ञान होता नहीं है। ध्यान रखो, व्याख्यान ऐसा हो जिसमें प्रदर्शन हो, प्रदर्शन या व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि ये सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि व्याख्यान तो हो लेकिन केवल व्याख्यान ना हो, साथ साथ बच्चों को प्रदर्शन योग्य वस्तुएं भी बच्चों को दिखा करके अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाए। ये छोटी कक्षाओं की सबसे श्रेष्ठ विधि है, क्योंकि हम छोटी कक्षा पे प्रयोगशाला, और प्रयोगशाला तो वैसे भी माध्यमिक स्तर से प्रारंभ होती है। योजना विधि भी बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि बच्चे वहां पे निर्णय लेते हैं प्रोजेक्ट विधि में। योजना विधि में व्याख्यान विधि केवल व्याख्यान है, वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। व्याख्यान युक्त प्रदर्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम कहां किया गया? ये मैंने अभी बोला था, दल शिक्षण का प्रयोग 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ये निकली ये टेक्निक, और इस तकनीक से फिर आपके जितने भी आगे, जैसे 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से निकली, 1960 में ब्रिटेन पहुंची, और उसके बाद आगे चल के पूरे विश्व में लोकप्रिय हो। तो इसका जो जनक माना जाता है, अगर राष्ट्र की बात आएगी तो अमेरिका होगा, विश्वविद्यालय की बात आएगी तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय होगा, 1955 इसका सन होगा। और ये प्रश्न देश का भी है, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ किस देश में हुआ? जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। दलीय शिक्षण पद्धति का अमेरिका में हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, 1955 में हुआ। ये दोनों प्रश्नों को आप एक साथ सापेक्ष देखेंगे, 8वां और 9वां प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन है। अगेन दल शिक्षण विधि पे आधारित एक प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है।
ध्यान रखें, जो दल शिक्षण प्रणाली की पूरी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय होगा। प्रत्येक दल का जो सदस्य होता है उसका उत्तरदायित्व अलग अलग होता है। बिल्कुल सही आंसर है। तो उपयुक्त कथन है, एक ही उपयुक्त कथन है, बाकी 3 गलत है। आगे देखते हैं गलत क्या है। प्रत्येक दल सदस्य का कार्य लगभग समान होगा। ध्यान रखो, लगभग समान नहीं होता है। लगभग समान होगा तो फिर उस काम को एक ही शिक्षक कर लेगा। सब प्रत्येक दल शिक्षण के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब विषय वस्तु के अलग अलग खंडों के विशेषज्ञ होते हैं। मैं अगर अच्छा पढ़ा सकता हूं तो फिर अच्छा पढ़ा सकने वाला दूसरा शिक्षक दल शिक्षण में होगा ही नहीं। अगर दूसरा शिक्षक है तो वो किसी प्रायोगिक कार्य या लेखा संधारण के कार्य से या चित्र चार्ट मॉडल बनाने के कार्य से या प्रयोगशाला के कार्य से संबंधित होगा। तो सब समान कार्य नहीं करते, ये कथन गलत है। प्रत्येक दल सदस्य नेतृत्व का कार्य करता है, गलत है। नेतृत्व का कार्य नहीं करते हैं दल सदस्य, हर एक नहीं होता है। दल शिक्षण का केवल एक मुखिया होता है। प्रत्येक दल सदस्य सम विषयी शिक्षक ही होता है, ये भी गलत है। सम विषय यानी कि एक ही विषय पे एक ही कंटेंट पे काम करेगा। उपयुक्त विकल्प है ये। प्रत्येक दल सदस्य जो होता है उसका उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय होगा, पृथक पृथक होता है, अलग अलग क्षेत्रों को। मैं इसको लिख देता हूं, विषय वस्तु के अलग अलग पक्षों के विशेषज्ञ होते, विशेषज्ञ दल शिक्षण में होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। तो हर सदस्य का काम अलग अलग होगा, तो सम विषय नहीं हो सकता है, समान स्तरीय नहीं हो सकता है, अलग अलग स्तर पे काम करेंगे। और मेरे ख्याल से लास्ट, हाँ 10वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट के लिए। ये प्रश्न है 10 और अच्छे तरीके से, मैं इसीलिए छोटे टेस्टों में ज्यादा अच्छे से व्याख्या हो सकती है, अच्छे प्रश्न आते हैं, अच्छे से तरीके से हम कर सकते हैं। फिर इन सारे प्रश्नों को जब आप मिला लोगे तो फिर आपके पास भंडार इतना ज्यादा हो जाएगा, ये भंडार आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। चलिए विद्यार्थियों, हम लोग बात करेंगे और इन खंडों पे हम लोग काम करेंगे बहुत अच्छे से। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से हर टेस्ट के प्रश्नों का संग्रह कीजिए, उस पर अपनी समझ बनाइए और फिर आप कंटेंट को पढ़ करके और अभ्यास को करके फिर अपने अंदर एक आत्मविश्वास लेकर के आइए। अगले खंड में हम लोग मुलाकात करेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।